हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखी है DBBB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट हर यूनिट को कवर कर लिया है और इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं। वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्ट कर रखा है DBBB PYQ सॉल्यूशन, जिसमें ऑलरेडी हम 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम DBBB PYQ 2021 में जो वो सारे शिफ्ट में पेपर हुए थे उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। अभी आज हम फीमेल शिफ्ट 3 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी हम एक पार्ट की क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑलरेडी अपलोड है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप चेक कर लेना। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डैश ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑप्शंस आर वेट, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी स्टैटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी मास। क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो क्या उनका वेट इंक्रीज होता है या काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी या मास। तो याद रखना, जब कभी भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जब कभी भी हम क्या इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो हमेशा पार्टिकल्स की क्या इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा मूव फास्टर करने लग जाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। Options are the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Option B, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of gas into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Option C, the amount of heat energy that is required to change 10 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Option D, the amount of heat energy that is required to change any amount of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. अब देखो, सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा है latent heat of fusion। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वैसे ही एक और होता है, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले फ्यूजन की बात कर लेते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए फ्यूजन क्या होता है। तो देखो, फ्यूजन एक प्रोसेस होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, यानी जब हमारा सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच होल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि कहाँ पर ये वाले कन्वर्जन की बात हुई है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया गया, ठीक है। बट अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में जाऊँ तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, ये गलत है, क्योंकि फ्यूजन प्रोसेस ही होती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की। तो सेकेंड ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन में भी सॉलिड को लिक्विड में कहा गया तो ये हो सकता है, और डी में भी सॉलिड से लिक्विड है, तो बी तो वैसे ही कट हो गया। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन में हम जो बात करते हैं उसमें हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, 1 kg। तो अब देखो ये अमाउंट कहाँ दिया है, यहाँ पर 1 kg दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 10 kg, जो गलत है। यहाँ पर एनी अमाउंट, ये भी गलत है। तो आप याद रखना हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, वो भी कितना अमाउंट, 1 kg। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सपोज अगर यहाँ पर आपसे पूछता लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो सेम डेफिनेशन होती, उसमें भी हम 1 kg को ही चेंज करते। बट आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात होगी तो उसमें हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में। तो जब हम 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करेंगे, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। तो दोनों मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट है द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज डैश एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन ए 1 पास्कल, ऑप्शन बी 1 एटमोस्फेयर, ऑप्शन सी 1.01 × 10⁵ एटमोस्फेयर एंड ऑप्शन डी 10 पास्कल। तो देखो, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे सी लेवल से मेजर किया जाता है वो कितना होता है, 180।
1 ATM होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन आएगा बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Which of the following states of matter is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperature? ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखो जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 3 तो सबको पता है, कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 तो सबको पता होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और होती हैं जिसमें से एक होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में तो सबको पता होगा। प्लाज्मा और BEC 2 नई हैं, इनको देखो कैसे याद रखना है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कंडेंसेट। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ठंडा करना यानी कूल करना। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वो स्टेट ऑफ मैटर जो गैस को कूल करने से आती है, और वो भी ऐसी गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, नॉर्मल एयर से तो 100,000 टाइम्स लो होती है, तो ऐसी गैस को जब हम कूल करते हैं तो हमें एक नई स्टेट मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? BEC। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको आप कंडेंसेशन वर्ड से याद रखेंगे क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब ही होता है क्या? कूलिंग, टेम्परेचर लो करना। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है कूलिंग ऑफ अ गैस से हमें कोई नई स्टेट मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? BEC, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जानते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में आप याद रखना, प्लाज्मा में होती हैं आयनाइज्ड गैसेस, यानी गैसेस को भी अगर आयनाइज कर लेंगे तो उससे भी हमें एक नई स्टेट मिल जाएगी। तो हाईली आयनाइज्ड गैसेस इसमें होती हैं। तो आप 2 वर्ड याद रखना, एक तो कूलिंग ऑफ गैस और एक आयनाइज्ड गैस। अगर आयनाइज्ड गैस है तो ऑप्शन आएगा प्लाज्मा, बट अगर कूलिंग ऑफ गैस को करके हमें एक नई स्टेट मिल रही है तो आंसर क्या आएगा? कंडेंसेट, राइट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। ऑप्शन ए अ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ऑप्शन बी अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी एन इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखो यहां पर आ रहा है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। तो जब हमारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। सिमिलर प्रोसेस वेपोराइजेशन भी होता है। वेपोराइजेशन में भी हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, बट वेपोराइजेशन में हम आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है, बट इवेपोरेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट ही हो जाता है, ये याद रखेंगे। यानी किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने से पहले ही वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इस स्टेट को क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन। अब यहाँ कहा गया है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, यानी जो हमारा इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करेगा। कौन सा फैक्टर है इनमें से जो इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा? तो इसमें 4 फैक्टर हमें यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला है अ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है अ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, गलत हो गया क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट दिया है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत है क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करता है इवेपोरेशन को। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, तो इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि डिक्रीज इन, ये जितना कम होगा ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा, राइट। लास्ट आता है विंड स्पीड, ये ठीक है, यानी इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। अब जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही हमारा, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना ही हमारा इवेपोरेशन का रेट फास्टर होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं और ये मैंने आपको बता दिए हैं, समराइज करवा दिए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। जितना इंक्रीज होगा विंड स्पीड का उतना ही इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। तो ये आप 4 फैक्टर्स याद रख लेना। इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 फैक्टर्स होते हैं इसमें, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। चलो नेक्स्ट।
The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is option E 16, option B 12, option C 10 और option D 8। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बना रहे हैं, जैसे सपोज ये Na है, तो Na का जो ये वाला मॉडल अगर हम बनाएंगे, तो अगर इसकी लास्ट वाली शेल आएगी, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, 5, 6, 7, 8। कितने बच गए इसके एक इलेक्ट्रॉन 1 या जगह यहाँ पर। तो इसकी जो लास्ट शेल हुई वो ये हुई। तो जो लास्ट वाली शेल होती है, यानी जो आउटर मोस्ट शेल होती है या फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल को ही हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल होगी सबसे बाहर की, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? डी। नेक्स्ट, which of the following are called valence electrons? Option A, the electrons present in the outermost shell of an atom. Option B, the electrons present in the innermost shell of an atom. Option C, the electrons which are present inside the nucleus. And option D, the electrons which have no electric charge. तो अभी जैसे मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, तो सोडियम में यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, यहाँ हो गए, कितना एटॉमिक नंबर बताया था मैंने इसका 11। तो 11 में से फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी जो थर्ड शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 1। तो जो लास्ट वाली शेल होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो जो हमारी लास्ट शेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, the mass number is defined as the sum of total number of dash present in the nucleus of an atom. Option A, proton. Option B, electrons and protons. Option C, proton and neutrons. और ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन्स। तो देखो, हमसे कहा है मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, ठीक है। देखो, कोई भी एलिमेंट है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? ये सिंबल। अब इसको डिफाइन करने के लिए 2 नंबर आते हैं, इसमें से एक नंबर नीचे लिखा जाता है जेड। जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो जेड क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। और ऊपर लिखा जाता है ए। ए होता है हमारा मास नंबर, ठीक है। तो ए क्या होता है? मास नंबर। अब इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब जितना जेड होता है उतने ही होते हैं हमारे प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना। किसी भी एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके प्रोटॉन होते हैं। और अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो हमारे निकल जाएंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो हमारा मास नंबर है वो क्या आएगा? मास नंबर आएगा n+z, राइट। और z क्या किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन के। तो मास नंबर हमारा क्या आएगा? n+p पॉजिटिव। p मतलब प्रोटॉन, n मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है, अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो, राइट। अगर कैटायनिक स्पीशीज है कोई तो उस पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। किसके लिए? कैटायनिक स्पीशीज के लिए, यानी अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो। और अगर कोई एनायनिक स्पीशीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। इफ द स्पीशीज इज एनायनिक, एनायनिक मतलब अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर ऑल आइसोटोप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इसमें से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम किसके आइसोटोप्स हैं? ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखना है। अब इसमें हमें 3 की बात कही गई है। इसमें सबसे पहला कौन सा है? प्रोटियम। एक है यहाँ पर ड्यूटेरियम, और थर्ड हमें दिया हुआ है ट्रीटियम। तो 3 आइसोटोप हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, राइट।
अब देखो जो प्रोटियम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, ड्यूटेरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 से, और ट्रीटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 से। तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर यहाँ 1 दिया हुआ है, और मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर है 2, और इसका मास नंबर कितना है 3। तो तीनों का मास नंबर अलग दे रखा है, तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स। इसके अलावा आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर Z, और ऊपर वाला क्या होता है A, यानी मास नंबर। प्रोटॉन है यहाँ पर 1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रल स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है हमारा A-Z, तो 1 - 1 करूंगी, A-Z, तो 1 - 1 करूंगी कितना आएगा 0, तो यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये 0 होता है। यहाँ पर प्रोटॉन की बात करूँ तो देखो ये नंबर 1, तो कितना आ जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन वही A-Z, तो A-Z यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखो P पॉजिटिव कितना होगा 1, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा यहाँ पर 1। बट अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन होगा A-Z, यानी कि 3 - 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो प्रोटियम होता है वो अकेला ऐसा एलिमेंट है या ऐसा आइसोटोप हाइड्रोजन का जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है, वो जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है वो कौन होता है, प्रोटियम। बाकी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर लिखते हैं तो ये ऐसे होता है H2 हो, इसका मतलब इसमें H दिया गया है, तो ये कौन सा आइसोटोप है, प्रोटियम है, H। ड्यूटेरियम को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर D2O लिखा गया है तो इसे हम कहते हैं हैवी वाटर। तो कभी आपसे पूछ ले हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हैवी वाटर होता है D2O, राइट। चलो, इसके अलावा जो ट्रीटियम होता है, तो जो हमारा ट्रीटियम है उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। कैसा आइसोटोप होता है ये हमारा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। क्लियर, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट, एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आइसोटोप से रिलेटेड है। तो आइसोटोप मैंने अभी बताया आपको, आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, राइट। अब इसमें से कौन सा आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज होता है, ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयोडीन, और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ तो आप याद रखना, कैंसर यानी कोबाल्ट। यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, और आयोडीन का आइसोटोप थायराइड में यूज होता है। ये आपको याद रख के चलना है। चलो नेक्स्ट, Which of the following are raw materials required for making glass? Option A, sodium carbonate and limestone only. Option B, sodium carbonate, limestone and silica only. Option C, limestone, clay and gypsum only. Option D, limestone, silica and gypsum only. यह पूछा है कि ग्लास बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो ग्लास बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और सिलिका की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन है जगह बी। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, लाइमस्टोन होता है CaCO3, और सिलिका होता है SiO2। तो ग्लास बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी नायलॉन, एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक रबर। तो देखो हमें यहाँ बोला है कि अगर हम एक रिएक्शन करवाएं एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन के बीच, तो इसमें से क्या बनेगा। देखो एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है HOOC CH2 होल 4 COOH, ये होता है एडिपिक एसिड। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड। इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। चलो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 6, 4 ये 5 और 6 प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। तो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन होता है NH2, फिर आता है CH2 होल 6 और CH2 होल 6। ये हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा NH2, ये हमारा क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, राइट। चलो अब क्या होता है, इन दोनों का होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें से कोई, इन दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ये आप पॉलीमर वाले
चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, यानी मेन मटेरियल्स में मैंने ये करवा रखा है पॉलीमर, तो उसको जाके चेक कर सकते हैं आप। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो होता है जिसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जैसे वाटर NH3 इस तरीके से। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, वाटर इस तरीके से एलिमिनेट होता है कि यहाँ से तो निकलता है H और यहाँ से क्या निकलता है OH। तो जब इस तरीके से यहाँ से H और OH ऐसे बहुत सारी यूनिट कनेक्ट होंगी, पॉलीमर बनाने के लिए n नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्ट होती हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या आ जाएगा H, और इस तरीके से यूनिट कनेक्ट होते हुए चल जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ से भी OH, क्योंकि ये अगली यूनिट से जुड़ेगा NH2 से। तो अगर यहाँ से मैं OH एलिमिनेट कर दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ OC, फिर यहाँ क्या बचेगा CH2 होल 4। अच्छा, यहाँ से भी OH जाएगा, यानी COOH से OH और NH2 से NH जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा CO। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा HN, एक H तो चला गया ना वाटर के साथ, फिर यहाँ क्या बचेगा CH2 होल 6, फिर यहाँ क्या बचेगा NH, राइट। चलो, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो हमारा बनेगा इसे कहेंगे हम नायलॉन 6,6। तो इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वो क्या बनता है, नायलॉन 6,6। नायलॉन 6 का मतलब है इसमें दो जो है एलिमेंट लिए गए हैं, यानी दो मोनोमर्स लिए गए हैं, ये पॉलीमर बना है, यानी नायलॉन क्या है, एक पॉलीमर। पॉलीमर बनाने जिससे बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। तो ये जो दोनों यहाँ पर हुए एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन, ये दोनों क्या हुए, मोनोमर्स। अब अगर हम दोनों ही मोनोमर देखें तो इसमें भी कितने कार्बन यूज हुए हैं, 6, 4 यहाँ पर 5 और ये क्या हो गया 6, तो 6 कार्बन यहाँ पर और यहाँ पर भी कितने 6 कार्बन ना। तो ये 6 के लिए आता है क्योंकि यहाँ पर दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन ही यूज होते हैं। तो यहाँ से क्या बना, नायलॉन। तो इसका मतलब अगर हम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नायलॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जो CaOH होल ट्वाइस और Cl2 की रिएक्शन कराने से बनता है, ये बनेगा, साथ में यहाँ से H2O निकल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O, जिसे हम POP भी कहते हैं, जो जिप्सम को हीट करने से बनता है। उसके अलावा सिंथेटिक रबर दिया है जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे बूना N, बूना S, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 27। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ ड्रग्स यूज डाइविनाइल ईथर्स साइक्लोप्रोपिन। तो वो कौन से ड्रग्स है जिसके अंदर डाइविनाइल ईथर्स और साइक्लोप्रोपिन को यूज करते हैं। ऑप्शन ए है एनास्थेटिक्स, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक्स और ऑप्शन डी है एंटासिड्स। तो देखो डाइविनाइल ईथर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसे बोलते हैं विनाइल। अब जब ऐसी दो स्ट्रक्चर O के थ्रू कनेक्ट होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइविनाइल ईथर। तो ये हमारा क्या है, एक डाइविनाइल ईथर, राइट। सॉरी, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसी दो यूनिट कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाइविनाइल ईथर, राइट। अब इसमें कहा है कि इसे किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो डाइविनाइल ईथर्स होते हैं उन्हें एज एन एनेस्थेटिक्स यूज किया जाता है, यानी ये एक एनेस्थीसिया का काम करता है। एनेस्थीसिया अनकॉन्शियस करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा पेन में है तो उसको बेहोश करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो कौन सी होती है, एनेस्थेटिक्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स आपको पता है, नॉर्मली अगर किसी को कोई बैक्टीरिया से प्रॉब्लम है, किसी तरीके की बैक्टीरियल डिजीज हो गई है, तो उसके लिए जो दी जाती है वो क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स। एनाल्जेसिक्स होते हैं जो नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया बॉडी के लिए तो उसको लोअर करने के लिए जो दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, एनाल्जेसिक्स। एंटासिड्स आपको पता है एसिडिटी रिमूव करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 R's टू सेव द एनवायरमेंट। ऑप्शन ए रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस और रिप्रोड्यूस। तो इसमें हमसे कहा है कि 5R के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो देखो जो 5R होते हैं, जो हमारा R एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होते हैं 5R, जिसमें से फर्स्ट होता है रिफ्यूज, है ना। एक इसमें से कौन सा होता है, रिफ्यूज। एक होता है रिड्यूस, थर्ड होता है रीयूज, फोर्थ होता है रीपर्पज और फिफ्थ होता है रिसाइकल। तो ये होते हैं। तो जो हमारे 5R's होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल। तो यहाँ देखो रिफ्यूज है, रीयूज है, रिड्यूस है, रिप्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब
इसमें से जो इंक्लूड नहीं है 5R में वो कौन सा नहीं है, रिप्रोड्यूस। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट कॉज यूट्रोफिकेशन, इसमें से कौन सा यूट्रोफिकेशन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी फॉस्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम सॉल्ट और ऑप्शन डी ऑयल सिक। तो देखो जो यूट्रोफिकेशन होता है वो एक तरह की न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होती है वाटर बॉडीज के अंदर। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होना, कोई भी अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है हमारा, यानी कि कोई भी वाटर बॉडीज जैसे लेक या पॉन्ड्स हो गए, उसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, जिसके कारण जो प्लांट लाइफ है उसकी ग्रोथ होती है, यानी जैसे एल्गी ये सब बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल प्लांट लाइफ है, एक्वेटिक स्पीशीज हैं, मछलियां हैं या और प्लांट हैं, तो उनको दिक्कत आती है क्योंकि इस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में से आधी ऑक्सीजन को तो यही यूज कर लेते हैं। तो जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज होती है, प्लांट लाइफ है या कोई एनिमल है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इनके ऑक्सीजन को कट आउट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है वहां पर, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। अब ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किसकी वजह से होती है, नाइट्रेट्स की वजह से। यानी अगर वाटर बॉडीज के अंदर नाइट्रेट्स ज़्यादा होंगे या फिर फॉस्फेट्स होंगे या फिर अमोनियम सॉल्ट होंगे, तो किसी तरह के नाइट्रेट सॉल्ट्स, फॉस्फेट सॉल्ट्स या फिर अमोनियम सॉल्ट की जब एनरिचमेंट हो जाती है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, तो ऑक्सीजन को तो यही यूज़ कर लेते हैं, तो प्लांट लाइफ को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ, ऑयल सिक। तो यहाँ पर यही पूछा था कौन सा यूट्रोफिकेशन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगा, ऑयल सिक, राइट। चलो नेक्स्ट, on which of the following does, out of which of the following आएगा यहाँ पर, out of which of the following does the natural aging of lakes not depend। अच्छा ऑन ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भाई नेचुरल एजिंग नहीं करता है लेक्स की, ठीक है। देखो ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन सी साइज ऑफ द लेक, चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन है इसमें ओनली 1, ओनली 2, both 1 and 2, neither 1 और not 2। तो देखो जो नेचुरल एजिंग होती है लेक्स की, वो दोनों पे डिपेंड नहीं करती, ना क्लाइमेट पे और ना ही साइज ऑफ द लेक पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी, neither 1 nor 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस विंड्स, यानी विंड्स कौन सा फैक्टर जो विंड्स को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन इसमें है ओनली 1, ओनली 2, both 1 and 2, neither 1 और not 2। तो जो विंड्स है वो दोनों से ही अफेक्ट होती हैं, अर्थ के रोटेशन से भी और माउंटेन रेंजेस की प्रेजेंस से भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी, both 1 and 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। तो ये तो करेक्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेशन कवर ऑन द ग्राउंड हैज अ रोल टू प्ले इन द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर्स। तो जो ग्राउंड के ऊपर वेजिटेशन होती है उसी की वजह से परकोलेशन होता है, यानी वाटर जो है वो डीपर लेयर्स में इन्हीं की वजह से जा पाता है, उनके रूट्स के थ्रू ही तो वाटर अंदर जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद दिया द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज वेरी इजी टू रिवर्स, ये वही गलत है। देखो एक बार सॉइल इरोजन हो गई तो उस पर जल्दी से हम कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकते, यानी उसको दोबारा से इरोजन को खत्म करके सॉइल को फर्टाइल बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये प्रोसेस रिवर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है द सॉइल दैट वी सी टुडे इन वन प्लेस हैज बीन क्रिएटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये करेक्ट है, सॉइल को बहुत टाइम लगा है बनने में, तो ये भी करेक्ट है। और यहाँ हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट था, सी, कि सॉइल और इरोजन जो है वो रिवर्स प्रोसेस नहीं है, उसका रिवर्स इजी नहीं है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट, which of the following is not a biogeochemical cycle? Options are water cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle और ओजोन साइकिल। तो देखो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसमें हमें पता है एक हमारी होती है वाटर साइकिल, है ना, और होती है हमारी कार्बन साइकिल। तो यहाँ बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमारी कौन कौन सी साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कौन सी है, ऑक्सीजन साइकिल। तो ये साइकिल्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है एंड ऑक्सीजन साइकिल है। अब इसमें कौन सी साइकिल इंक्लूड नहीं है, देखो
अब यहाँ पर हमें वाटर साइकिल दिया है, ये इंक्लूड होती है, नाइट्रोजन साइकिल ये भी इंक्लूड होती है, ऑक्सीजन साइकिल ये भी इंक्लूड होती है, बट ओजोन साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, when soap is added to hard water which contains calcium and magnesium ions, what precipitate is formed? Option A calcium or magnesium chloride, option B calcium or magnesium phosphate, option C calcium or magnesium stearates, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। देखो यहाँ कहा है कि जब हम सोप को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, और उन्होंने खुद ये दे रखा है यहाँ पर कि हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके का आयन प्रेजेंट होगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट ये प्रेजेंट होगा, या फिर बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो वो वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर के अंदर बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब जब सोप को हार्ड वाटर में मिक्स किया जाता है तो किस तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है ये बताना है। तो देखो जो सोप होता है उसका जनरल फार्मूला होता है RCOONA। अब ये R कितना भी बड़ा हो सकता है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो इसका एक एग्जांपल होता है C17H35COONA, राइट। अब ये होता है हमारा, इसे कहते हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, राइट। अब क्या किया, ये जो सोप है इसे हमने किस में मिक्स कर दिया, हार्ड वाटर में। तो हमने क्या किया, ये जो सोप है C17H35COONA इसे हमने मिक्स कर दिया हार्ड वाटर में। तो ये है हमारा सोप सोडियम स्टीरेट, और इसको हमने हार्ड वाटर में मिक्स कर दिया। हार्ड वाटर वो जिसके अंदर इसमें से कोई सा भी आयन प्रेजेंट हो सकता है, राइट, उसके अंदर हमने इसे मिक्स कर दिया। सपोज जो हमारा वाटर है उसके अंदर था CaCl2। अब मैंने ये तो आपको बहुत बार बताया है कि अगर एक तरफ Na है और दूसरी तरफ ये कहाँ से आया, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट था, ऐसा मान के चलो ये आयन हमारा हार्ड वाटर में प्रेजेंट था, और ये हमारा क्या है, सोप। अब क्या होगा, Na और Cl आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl, राइट। यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब जो बचा वो लिख दो, यानी क्या बचा हमारा यहाँ पर C17H35COO ये बचा है यहाँ पर होल ट्वाइस, और यहाँ क्या जगह Ca होल ट्वाइस इसलिए लगाया है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 आएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। चलो ये जो बना इसे हम कहेंगे कैल्शियम स्टीरेट। तो ये क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम स्टीरेट। जब यहाँ सोडियम था तो ये सोडियम स्टीरेट था, अभी कैल्शियम आ गया तो इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम स्टीरेट। तो हमारा कैल्शियम स्टीरेट बन सकता है। अच्छा, अगर मैं CaCl2 की जगह MgCl2 लेती तो क्या बन जाता, मैग्नीशियम स्टीरेट बन जाता। तो इसमें से कोई सा भी आयन लूंगी कैल्शियम का तो कैल्शियम स्टीरेट बनेगा, मैग्नीशियम का लूंगी तो मैग्नीशियम स्टीरेट बनेगा। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, C, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट्स, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। अगर ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं यानी ये क्लॉथ्स के साथ अटैच हो जाते हैं वाइट गमी मास की फॉर्म में, ठीक है, तो इसके प्रेसिपिटेट ही बनते हैं। इसलिए हमें हार्ड वाटर यूज नहीं करना चाहिए, या हार्ड वाटर यूज करें तो उसमें सोप यूज नहीं करना चाहिए, उसमें डिटर्जेंट हम यूज करते हैं जो ये प्रेसिपिटेट बनने से रोकता है, राइट। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ऑप्शन ए किचन वेस्ट, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, और ऑप्शन सी प्लास्टिक बोटल्स, ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। यहाँ पर पूछा है सॉइल पॉल्यूशन का इंडस्ट्रियल सोर्स, ये करते तो हैं बट इसमें से किचन वेस्ट देखो इंडस्ट्रियल सोर्स नहीं है, फर्टिलाइजर भी नहीं है, प्लास्टिक बोतल भी नहीं है, इंडस्ट्रियल सोर्स है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश इंडस्ट्रियल सोर्स होता है सॉइल पॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हमने जो फीमेल शिफ्ट 3 में क्वेश्चंस आए थे वो भी 2021 में जो फीमेल शिफ्ट 3rd में जो पेपर हुआ था उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। देखो डेली बेसिस पर PYQ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऑल्टरनेट डेज पर मैं करवाने का ट्राई कर रही हूँ, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे बिफोर द एग्ज़ाम, राइट। और फैब के बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।